हेलो। तो अपन देख रहे थे, क्या देख रहे थे? टाइम कितना हो गया? 6:25 हो गई यार। पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस को अपन बाद में करेंगे, मैं खुद उनको एनालिसिस करके बताऊंगा भाई। अरे खुद से ही नहीं आ रहे 2-3 क्वेश्चन तो क्या करूँ। चलो करेंगे, दोनों साथ में करेंगे। तो एल्केन की अभिक्रिया देख रहे हैं अपन, है ना? एल्केन की अभिक्रिया देखो भाई, एल्केन की अभिक्रिया देख रहे हैं ना अपन, एल्केन की अभिक्रिया। तो देखो एल्केन होता है ना, एल्केन। अपन ने एल्केन के भौतिक गुणधर्म तो तुमने नोट्स से पढ़ लिए होंगे ना, और एक बार उसकी रीडिंग लगा लेना भौतिक गुणधर्मों की। एल्केन, जो ये एल्केन है ना, ये एल्केन भाई, ये एल्केन की खासियत ये होती है कि इसमें सी सी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एक तो एल्केन में सी सी सिंगल बॉन्ड और एक होता है सी एच। ये दोनों ही सिंगल सिग्मा बॉन्ड है और ये प्रबल अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि देखो कार्बन की एन होती है 2.5, इसकी एन होती है 2.5 और इसकी एन होती है 2.1। देखो 3 से जब नीचे एन की बात की जाए, 3 से नीचे जब ईएन की बात करी जाए तो ये ईएन लगभग बराबर है। इसमें 0.4 का अंतर है और ये ईएन का अंतर ज्यादा नहीं है। ये भी एक अध्रुवीय बंध है और ये भी एक अध्रुवीय बंध है, कह सकते हैं अपन। होता तो नहीं है इस, ये तो है, ये कह सकते हैं। एक अध्रुवीय बंध की प्रकृति के होने के कारण इसमें क्रियाशीलता बहुत कम होती है। क्या होती है? क्रियाशीलता बहुत कम होती है। कार्बन कार्बन का बंध अध्रुवीय है और ये भी लगभग अध्रुवीय होता है। देखो जो भी ध्रुवीय अणु होता है ना, वो उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है बजाय अध्रुवियों की। तो देखो ये एक अध्रुवीय अणु है, इसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो एल्केन को इसलिए कहा जाता है पैराफीन। पैराफीन का मतलब होता है कि ऐसा जो रिएक्शन करे ही नहीं, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाए। पैराफीन का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। तो एल्केन सामान्य ताप पर कोई रिएक्शन नहीं देता है। एल्केन की अगर तुमने नॉर्मल टेम्परेचर पर एल्केन लिया, कोई भी मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, मैक्सेन, जो भी एल्केन लिया, वो नॉर्मली ना तो कोई भी एसिड से रिएक्शन करेगा, ना किसी बेस से रिएक्शन करेगा, वो ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक उससे कोई रिएक्शन कर सकता है, ना कोई रेड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक उससे कोई रिएक्शन करा सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं भाई अपन, है ना? देखो उग्र परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में एल्केन रिएक्शन कर सकता है। मतलब कहाँ? जब टी बहुत ज्यादा हो, और इसको लिखते हैं अपन हाई टेम्परेचर या फिर हीट करना, है ना? जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो, इसको लिखते हैं अपन HP, हाई प्रेशर, है ना? कोई अच्छा रिएजेंट हो, अभिकर्मक अच्छा हो बहुत ज्यादा, कोई रिएजेंट अच्छा हो, अभिकर्मक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जो अभिक्रिया करा दे, उनकी उपस्थिति में काम करता है। तो देखो उच्च जो अभिकर्मक होते हैं ना, उच्च अभिकर्मक वो इन रिएक्शंस को करा देते हैं, है ना? तो देखो एल्केन कई प्रकार की रिएक्शन देता है। एल्केन की अपन की कई रिएक्शंस होती हैं, सारी एक्सट्रीम कंडीशंस में होती हैं। उनमें टेम्परेचर किसी में 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, किसी में 200, किसी में 400, ऐसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो देखो एल्केन की जो पहली रिएक्शन होती है वो होती है उसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना? और भी होती है। एल्केन का दहन पढ़ेंगे अपन, एल्केन से अपन हेक्सेन बनाना, साइक्लिक कंपाउंड बनाना, ये पढ़ेंगे अपन। एल्केन से अपन एल्कीन, एल्काइन, है ना? हेलो एल्केन, एल्केन से अपन क्या बोलते हैं उसको, एल्कोहल बनाना। एल्कोहल को क्या कहते हैं? एल्कोहल बनाना। एल्केन से अपन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी बनाना, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाना, सब कुछ पढ़ेंगे। ये सारी रिएक्शंस एल्केन देता है, पर किस पे देता है? एक्सट्रीम कंडीशंस पर। तो हमेशा कभी भी एल्केन की रिएक्शन कराओ तो ताप यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर तो जरूरी होता है भाई, है ना? तो अब देखो एल्केन की पहली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का अभिक्रिया का मतलब है, ये कोई अपन ने एल्केन ले ली। देखो एल्केन पूरी तरह से क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं।
एल्केन किसी भी एल्केन ले लो, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो देखो कार्बन कार्बन का बंध तोड़ना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक अध्रुवीय बंध है, पावरफुल बंध होता है। पर कार्बन हाइड्रोजन का बंध टूट जाता है एक्सट्रीम कंडीशन पर। तो प्रतिस्थापन में क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आएगा, कोई एक्स तत्व आके लग जाएगा। एक्स कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सारे तरह के हाइड्रो वो होते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसमें एक एक पे आए जुड़ जाए, दो पे जुड़ जाए, तीन पे जुड़ जाए, चार पे जुड़ जाए, छह पे जुड़ जाए, आठ पे जुड़ जाए, जितनी कई प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब देखो जितनी भी सारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी मुक्त मूलक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। सारी की सारी यानी मुक्त मूलक बनते हैं। उनमें उनमें धनायन ऋणायन नहीं बनता है, मुक्त मूलक बनता है। कारण क्या है? तो अभी बताया मैंने तुम्हें, कार्बन कार्बन का बंध क्या होता है, अध्रुवीय। और अध्रुवीय बंध में किसी की भी ईएन ज्यादा नहीं है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आधे आधे टूटते हैं। क्या होता है? समान स्विदलन होता है। क्या होता है? समान स्विदलन होता है, आधे आधे टूटते हैं। ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी लगभग अध्रुवीय होता है। तो इसके बॉन्ड भी क्या होते हैं? समान स्विदलन करते हैं। समान स्विदलन में एक इलेक्ट्रॉन एक ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक ले जाएगा। तो मतलब कुछ भी चढ़ाओ। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे ये एल्केन है, एल्केन में ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा और ये जेड तत्व जुड़ जाएगा। ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रारूप है। क्या है? प्रारूप। अब इसकी देखो कई प्रकार के रिएक्शन है। जैसे हेलोजनीकरण कहते हैं इसे। इसमें कितने होते हैं? ये हेलोजन एक्स, FCl, Br, I, ये सब जुड़ के एल्किल हैलाइड। जैसे एफ जुड़ा तो एफ तो जुड़ता ही नहीं है, बहुत कम जुड़ता है। पर क्लोरीन ज्यादा, तो ऐसा होता है एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल फ्लोराइड, है ना। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो नाइट्रो एल्केन। अगर SO3H जुड़े तो इसको बोलते हैं एल्किल सल्फोनिक एसिड। इसे कहते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया। इन सारी अभिक्रियाओं को अपन डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन हेलोजनीकरण। किसका प्रकार है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ज्यादातर मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है? मुक्त मूलक, ज्यादातर कंडीशंस में। ठीक है, कैसी होती है भाई? ज्यादातर कंडीशंस में मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती हैं। कैसी होती है भाई? मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती है भाई? मुक्त मूलक अभिक्रियाएं, है ना। क्या होती है? मुक्त मूलक अभिक्रियाएं। सर ने सिर्फ हेलोजनीकरण बताया है, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण सर ने बाद में सर ने कराया ही नहीं है। तो मैं भी नहीं कराऊंगा भाई। सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण नहीं कराए हैं सर ने भाई। तो अपन पहले पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ सर ने बात लिख दी है कि छोटे एल्केन्स का नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण नहीं होता। छोटे एल्केन होते हैं उनका नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण नहीं होता, इसलिए सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण अपन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहले देखते हैं अपन हेलोजनीकरण। क्या देखेंगे अपन? हेलोजनीकरण। देखो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में क्या होगा कि कोई एल्केन होगा जिसमें से H लगा हुआ होगा। इस पर अपन कोई भी हेलोजन की रिएक्शन कराएंगे। कंडीशंस देखो, टेम्परेचर चाहिए होता है और अपन को टेम्परेचर लो या फिर लो सूर्य का ताप, यानी Hμ, सूर्य का ताप। किसका? सूर्य का प्रकाश। इसकी उपस्थिति में RX बनेगा, एल्किल हैलाइड, और प्लस HX बन जाएगा। ये होता है जैसे Cl2 की रिएक्शन कराई तो RCl बन जाएगा और HCl, यानी एक एसिड बनता है हमेशा। क्या बनता है? एसिड। साथ में HX क्या होता है? एसिड ही होता है। क्या होता है भाई? एसिड ही होता है। तो देखो अपने सिलेबस में मैकेनिज्म दी होती है किसकी? इस रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन की? CH4 एक मेथेन है ना, मेथेन। इसकी Cl2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जा रही है और ये टेम्परेचर दिया जा रहा है और बन रहा है CH3Cl प्लस HCl। इसको कहते हैं क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन। CHLORINATION, क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन। मेथेन, क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन। तो देखो अब इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म देखो। इसमें पहले तो एक HCl बन रहा है, एसिड बन रहा है, यानी इसका मीडियम कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। तो अब एक बात समझो,
क्या बताया कि जो रिएक्शन होगी वो मुक्त मूलक क्रियाविधि से होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले बात तो याद रखो कि जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया है वो त्रिपदीय अभिक्रिया है। पूछी जा सकती है, कितनी है? त्रिपदीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? त्रिपदीय, यानी 3 स्टेप लगते हैं इसे कंप्लीट होने में। कितने स्टेप लगते हैं? 3 स्टेप। 3 स्टेप लगते हैं। तो पहला स्टेप को कहते हैं, पहला पद होता है प्रारंभन। दूसरा पद होता है संचरण और तीसरा पद होता है समापन। क्या होता है? समापन। तो देखो, मुक्त मूलक अभिक्रियाएं ज्यादातर 3 ही पदों में होती हैं। ये मतलब ये हैलोजनीकरण की खासियत नहीं है, ये है फ्री रेडिकल रिएक्शन की खासियत है। जो भी मुक्त मूलक क्रियाविधि से अभिक्रिया होगी, जिसमें भी मुक्त मूलक बनेंगे, उनकी वो सभी रिएक्शंस 3 पदों में होती है। उनमें सबसे पहला पद होता है प्रारंभन, जिसे कहते हैं इनिशिएशन। दूसरा होता है संचरण, जिसमें रिएक्शन लगातार चलती रहती है। और तीसरा रिएक्शन होता है रिएक्शन का समापन, टर्मिनेशन। तो देखो, प्रारंभन होगा क्या? अपन ने लिया क्या था भाई? एक बार रिएक्शन को लिख लो। रिएक्शन लिख ली CH4 Cl2, और ये H म्यू या फिर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इससे बन रहा था CH3Cl। ये एल्किल क्लोराइड है, और प्लस HCl अपना एसिड बन रहा था। ये क्या है? एल्किल क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। अब देखो होता क्या है, तो सबसे पहला पद है अपना प्रारंभन। क्या है? प्रारंभन। प्रारंभन में होता क्या है कि जो Cl2 होता है, काम तो यही करेगा, क्योंकि एल्केन कोई रिएक्शन नहीं करता है, काम ये करेगा। हाई टेम्परेचर पर Cl2 का क्या होता है? समान विदलन होता है। Cl और Cl, क्योंकि देखो इसकी भी En3, इसकी भी En3, दोनों में इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। जितने भी परमाणु खुद की द्विलक अवस्था या त्रिलक अवस्था में होते हैं, द्विलक या त्रिलक अवस्था में होते हैं, जैसे ये एक्स एक्स सी ओ ओ, इन सब का बंध होता है, जो क्या होता है? सह संयोजक बंध होता है। क्यों? क्योंकि इनकी En बराबर होती है दोनों परमाणुओं की, इसलिए इनमें ध्रुवीय प्रकृति नहीं पाई जाती। अब इसमें ध्रुवीय प्रकृति नहीं है, तो इसमें जब भी अपन टेम्परेचर देंगे या फिर हाई सूर्य का प्रकाश देंगे, तो इसका समान स्विदलन होगा। समान स्विदलन होते ही ये 2 Cl रेडिकल बना देगा। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा। अब जैसे ही क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है, ये एक रेडिकल होता है। रेडिकल बहुत ज्यादा उग्र होते हैं। इनका रेडिकल का स्वभाव कैसा होता है? उग्र। रेडिकल हो, प्लस चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, यानी मुक्त मूलक हो, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे कार्बन आयन हो, ये सभी क्या होते हैं? बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं। स्थायी होते हैं लेकिन कम होते हैं भाई, बिल्कुल इनका स्थायित्व बढ़ाया जाता है। तो एक उग्र स्वभाव का रेडिकल इस CH4 पर आएगा, मेथेन पर। किस पर आएगा? मेथेन। अब देखो, मेथेन की संरचना एक समान संरचना है। क्या है? समान। सभी H एक एक अपनी अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित है। तो अपन किसी भी H को निकाल सकते हैं, किसी भी H को निकाल सकते हैं। क्या होता है? किसी भी H को निकाला जा सकता है। मान लो यहाँ से मैंने इस H को निकाला, इसको निकालो, सभी एक जैसे हैं भाई, इसलिए किसी की भी H को निकाल सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन जैसे Cl रेडिकल आएगा, अपना जो Cl रेडिकल आएगा वो इस H को लेकर चला जाएगा। और देखो, इसका भी समान विदलन होगा। इसका भी एक रेडिकल इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका भी क्या होगा? समान विदलन। क्या होगा? समान विदलन, या इसे कहते हैं समांगी विखंडन, समांगी विदलन, समांगी या समान विदलन होते ही, Cl रेडिकल की उपस्थिति में समान विदलन होते ही क्या होगा? एक तो CH3CH2 रेडिकल बना, प्लस एक H रेडिकल बना। ऐसे ही रेडिकल बनता है इसकी उपस्थिति में, ये इसका रेडिकल बनाता है, और ये तुरंत ही ये जो रेडिकल है, ये इस Cl रेडिकल इस H को लेके भागता है, इसको नहीं भागता, इसमें से तोड़ के इसके लेके भागेगा। तो ये H रेडिकल Cl रेडिकल के पास आते ही
यानी ये बना देगा HCl, ये Cl रेडिकल खत्म, Cl रेडिकल का काम खत्म। यहाँ बना अभी है मिथाइल रेडिकल। क्या बना भाई? मिथाइल रेडिकल। जो ये मिथाइल रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब देखो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, देखो CH2 लगा दिया यार, CH2 रेडिकल, सॉरी मिथाइल रेडिकल, लिख डाल रहा हूँ। ये मिथाइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल जो बचा Cl रेडिकल है, एक Cl रेडिकल तो इससे गया, एक बचे Cl रेडिकल से प्लस। अब ये किससे, देखो ये एक Cl रेडिकल तो इसके साथ खत्म हो गया। अब ये मिथाइल रेडिकल दोबारा एक्टिवेट करता है Cl2 को। किसको? Cl2 को। जो अपन ने Cl2 लिया है ना, इस Cl2 को एक्टिवेट करेगा। ये मिथाइल रेडिकल इस Cl2 का क्या कराएगा? समांश विदलन। फिर से इस Cl2 का समांश विदलन करेगा और इसमें से जो एक Cl है इसको अपने साथ ले जाएगा, इसको अपने साथ ले जाएगा, यानी CH3 डॉट प्लस Cl डॉट। फिर ये दोनों रिएक्शन आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? CH3 Cl, और यहाँ मुक्त होगा एक और Cl रेडिकल, एक और Cl रेडिकल। अब ये एक और Cl रेडिकल दोबारा से CH3H पर जाएगा, ये मेथेन पर जाएगा CH3H पर, और ये Cl रेडिकल वापस इसको लेके बना देगा HCl और मुक्त कर देगा CH3 रेडिकल। अब ये CH3 रेडिकल वापस Cl2 पर जाएगा और इस Cl2 का फिर से करेगा समांश विदलन, और ये CH3 क्या बना लेगा? CH3Cl, और यहाँ से फिर एक और Cl रेडिकल मुक्त हो गया। ये एक और Cl रेडिकल फिर से जाएगा किसके पास? CH4 के पास, मेथेन के पास। इसको अपन CH3H भी लिख सकते हैं, ये फिर H को लेके भाग जाएगा, इसका समांश विदलन करके ये HCl बना देगा। यहाँ से फिर क्या बन जाएगा? CH3 रेडिकल बन गया। फिर ये CH3 रेडिकल फिर Cl2 के पास जाएगा, Cl2 का फिर समांश विदलन करके CH3Cl बना देगा, फिर Cl रेडिकल मुक्त हो गया। मतलब ये अभिक्रिया अनियंत्रित है। क्या है भाई? ये अनियंत्रित अभिक्रिया है, इसमें लगातार रेडिकल बनते रहते हैं। एक रेडिकल बनेगा, CH3 का रेडिकल खत्म हुआ तो Cl का रेडिकल तैयार, Cl का रेडिकल खत्म हो रहा है तो CH3 का रेडिकल तैयार। तो रेडिकल तैयार होते रहते हैं, बनते रहते हैं, और रिएक्शन चलती रहती है, यानी ये लाखों बार होती है। सूर्य का ताप की जरूरत सिर्फ एक बार रिएक्शन को प्रारंभ करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए जरूरत पड़ी। सूर्य के ताप की आवश्यकता शुरुआत करने के लिए जरूरत पड़ी। मुक्त, यही तो खासियत होती है। ये मैं हेलोजनीकरण की बात नहीं कर रहा, मैं मुक्त मूलक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। जो मुक्त मूलक रिएक्शन होती है जिनमें फ्री रेडिकल बनता है, ये रिएक्शंस को सिर्फ प्रारंभ करने की जरूरत होती है, फिर ये अपने आप चलती रहती है, एक बार रिएक्शन प्रारंभ हो गई तो वो लाखों, मतलब कभी कभी तो करोड़ों बार चलती है। और पता है जो ओजोन का क्षय होता है, ओजोन का क्षय अपने आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओजोन का क्षय होता है, इसमें जो रिएक्शन होती है वो भी एक मुक्त मूलक रिएक्शन होती है। इसमें CCl3 रेडिकल बनता है। क्या बनता है? CCl3 रेडिकल बनता है। ये जो रेडिकल है ये लगातार बनता रहता है। लगातार किससे बनता है? CCl4, शायद क्लोरोफॉर्म से बनता है कि जाने किससे बनता है, पर इसमें एक कार्बन रेडिकल बनता है, शायद ऐसे ही कुछ रिएक्शन होती है, इसमें दमादम रेडिकल बनते हैं। तो एक रेडिकल लगभग लाखों ओजोन के अणुओं को तोड़ देता है। इसमें एक Cl रेडिकल आ रहा है, जुड़ रहा है, बन रहा है, जुड़ रहा है, बन रहा है, जुड़ रहा है, तो लगातार चलता रहता है। ये एक रेडिकल ही इसके साथ रिएक्शन किया। और इस ओजोन क्षय में एक खासियत होती है, ओजोन क्षय में खासियत है कि ये रेडिकल जैसे बनता है और बन के इस ओजोन O3 होती है, O3 ये करता क्या है? ये बनता है और इसमें से O2 प्लस O रेडिकल निकाल देता है, O2 प्लस O अलग कर देता है। अब जो ये O2 है, ये O रेडिकल इसको दोबारा एक्टिवेट करके फिर O3 से रिएक्शन करता है, फिर ये बनता है, फिर ये, यानी एक ही ये अणु इस सबको दमादम लाखों करोड़ों बार करता है। इसलिए ओजोन का क्षय होता है पॉल्यूशन से, क्योंकि पॉल्यूशन में ये प्रोडक्ट होता है।
और ये ओजोन को O2 और O में तोड़ देता है। O2 और O में तोड़ा और ये O रेडिकल फिर इसको एक्टिवेट कर देता है। जितनी बार ये O रेडिकल बनेगा उतनी बार ये एक्टिवेट होगा। ओके, फिर O3 को तोड़ता है। ऐसे ही जितनी बार जितने Cl2 होंगे उतनी रिएक्शन होगी भाई। इसलिए ये मतलब जितनी भी मुक्त मूलक रिएक्शंस होती है वो अनियंत्रित होती है। क्या होती है? अनियंत्रित। क्या होती है? इनमें 3 पद होते हैं। एक प्रारंभन पद होता है, अगर प्रारंभ हो गई तो रोकना मुश्किल, प्रारंभन होता है। दूसरा होता है संचरण पद, तीसरा होता है समापन पद। समापन पद को क्या होता है? समापन पद में अपन को Cl रेडिकल को Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन करा के Cl2 बना दो तो Cl रेडिकल पर खत्म हो जाएगी रिएक्शन। अगर CH3 रेडिकल से रिएक्शन कर ले तो CH3 एथेन बन के रिएक्शन खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसको अभी रिएक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है? इसमें ऐसे ही एक जैसे रेडिकल डाल दो, वो दूसरे रेडिकल से रिएक्शन करके समाप्त कर देंगे। रेडिकल मत बनने दो भाई, अलग से रेडिकल मत बनने दो। अलग से रेडिकल बन गया तो खत्म नहीं होगी रिएक्शंस, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए रेडिकल बनने का इंतजार करना पड़ता है। अगर इस रिएक्शन को अपन को जल्दी रोकना है, तो देखो, इसे जल्दी रोकने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीजन क्या होती है? VBT। देखो, ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT थ्योरी अपन पढ़ते हैं ना, BBT और MOT। अरे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, एक MOT होती है। तो VBT के अनुसार तो ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O होती है, O डबल बॉन्ड O, ये ऐसे लिखी जाती है। लेकिन MOT जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये सारी थ्योरी अपन उसमें पढ़ते हैं ना, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। MOT के अनुसार ऑक्सीजन में एक तो बॉन्ड होता है और एक रेडिकल होता है भाई, 2 रेडिकल होते हैं। तो ये 2 रेडिकल्स इनमें से किसी से भी रिएक्शन करके इसको स्थायी कर देते हैं। तो ये होता है इसे मतलब जो जहाँ भी मुक्त मूलक रिएक्शन हो रही है, उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन डाल दो, रिएक्शन खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ऑक्सीजन डालने से रिएक्शन रुक जाएगी। ये इसे जल्दी रोकने का तरीका। इसके की पॉइंट पढ़ो, देखो, यह एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो FRSR फरास, क्या बोलते हैं, फरार, FRSR रिएक्शन है। यह 3 पदों में होती है, प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन। रिएक्शन कंडीशन, देखो, शुरू में हीट की आवश्यकता होती है या विस्तृत सूर्य प्रकाश या UV लाइट, है ना। क्रियाशीलता, तो अपन को पता है कि F2 की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। देखो, अभी अपन ने क्या हुआ, एल्केन निर्माण में इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा थी। एल्केन निर्माण में इसकी क्रियाशीलता ज्यादा थी कि नहीं थी भाई? बिल्कुल थी। पर अब यहाँ किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है? X2 की। अब यहाँ क्यों हुआ भाई ऐसा? कारण क्या हुआ? तो अपन इसके लिए अपन को बैक चलना होगा। बैक चलो और उन रिएक्शंस को समझो जहाँ अपन ने F2Cl2 की जो रिएक्शंस कराई थी उनमें उनकी क्रियाविधि देखी थी। तो देखो, जहाँ भी बात आती है, तो देखो, इनमें क्रियाशीलता किसकी अधिक है? ये देखो, ये F2 नहीं है, ये RF है, RCl है, RBr है, RI है। समझ में आई बातें? हाँ, मतलब ये एक ऐसा बॉन्ड हो गया, इसमें R पर प्लस चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन वहाँ F दोनों पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो वहाँ क्रियाशीलता कैसे निर्धारित की जा रही है? मतलब ये हैलोजन की क्रियाशीलता कैसे निर्धारित की जा रही है? तो इसका निर्धारण करने का तरीका अलग है। देखो, हैलोजन्स की क्रियाशीलता निर्धारण, देखो, एक तो अपने पास है F अणु, एक है अपने पास Cl, और एक अपने पास Br, और एक अपने पास II। अपन को करना क्या है? इनका फ्री रेडिकल बनाना है, तोड़ने हैं इनको, सीधी बात है, तोड़ना है। क्या है? तोड़ना है। जो जल्दी टूटेगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा। अरे यार, जो प्रकाश की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में F2F रेडिकल ये बनाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में 2Cl रेडिकल, ये प्रकाश की उपस्थिति में बना रहा है 2Br रेडिकल, ये प्रकाश की उपस्थिति में 2I रेडिकल बनाएगा। अब जो जल्दी रेडिकल बना देगा उसकी क्रियाशीलता अधिक। अब देखो, कौन जल्दी बना सकता है? अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस अणु की
साइज होती है इतनी सी, ठीक है। इस अणु की साइज थोड़ी बड़ी होती है, इस अणु की साइज थोड़ी बड़ी होती है, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। ऐसा ही होता है मामला, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब देखो, इनके जो बाह्यतम अंदर के कोशों की बात करो, बाह्यतम कोश की बात करें तो अपन को पता है कि 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2। तो देखो अब इसका एक पूरा अष्टक का पूर्ण पूर्ण हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 तो देखो इसका ये बंद और इसका ये, तो देखो 2 और 2 4 2 6 2 8, इसके मतलब कितने अष्टक पूर्ण है, सिस्टम है ना, अष्टक पूर्ण है। लेकिन देखो इसका बाह्यतम कोश में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 ये रहे। इसके बाह्यतम कोश में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हैं, समझो, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हैं और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हैं, और ये बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है। और अपन ये भी जानते हैं कि एफ और एफ दोनों क्या है, बिल्कुल भाई बिल्कुल दोनों के पास क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है। इस तरह से इधर जा रहे हैं तो क्या है, साइज बढ़ रही है ना। और घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, होता है कि नहीं होता, आयतन, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करें तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बटे साइज, या फिर कहते तो आयतन, आयतन यहाँ पर अपन कह लेंगे साइज। यहाँ साइज क्यों ले रही है, इसका आकार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये घनत्व अलग तरह का, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व है। अब देखो इलेक्ट्रॉन सब में फिक्स है, इसमें भी 7 है, इसके बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके में भी 8, इसके में भी 8, इसके में भी 8, इसके में भी 8, इसके में भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी सब में 16 इलेक्ट्रॉन हुए हैं बाह्यतम कक्षक में। और देखा जाए तो इनके पास लोन पेयर की संख्या, इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो कितने हैं, इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, इसके पास 6 6 6 6, क्योंकि 6 ही तो है, 1 2 3 4 5 6, और एक एक तो इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है, ठीक है, काम में आ रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मतलब सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, 6 लो चाहे सब मिला के 8 लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, यानी इलेक्ट्रॉन सेम है, पर साइज में अंतर आ रहा है। इधर जाने पर साइज इंक्रीज हो रही है, तो इधर जाने पर साइज इंक्रीज हो रही है, तो घनत्व क्या है, घट रहा है, घट रहा है। इस इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता घट रही है। एक बात बताओ, इस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पर है भाई, जब साइज इधर जाके बढ़ रही है तो इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व फ्लोरीन पर है, यानी फ्लोरीन बाबा के पास 7 इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या दिखाते हैं, प्रतिकर्षण। तो इसके इलेक्ट्रॉन खुद में ही कुछ नहीं है, और बगल में ये और आ गया, एक और है बाबा, इसके पास और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या देंगे, बहुत तगड़ा प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण प्रतिकर्षण। अब इसको केमिस्ट्री ने कैसे समझाया, केमिस्ट्री ने इसको ऐसे समझाया कि जो एफ होता है, इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक अभ्र के रूप में होते हैं। क्या होता है, इसे अभ्र कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जो सारे पी कक्षक में है, पी कक्ष में, तो इलेक्ट्रॉन एक अभ्र के रूप में है ऐसे, इसका इलेक्ट्रॉन इधर 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 इधर। तो इन इलेक्ट्रॉन अभ्रों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, क्या होता है, प्रतिकर्षण। इन इलेक्ट्रॉन अभ्रों में प्रतिकर्षण होता है, तो जो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ये वीक हो जाता है, प्रतिकर्षण के कारण दूर होता है, और बॉन्ड में क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, क्या हो जाता है, खिंचाव। अब बॉन्ड में जब खिंचाव आता है तो बॉन्ड मजबूत नहीं होता, कमजोर हो जाता है, तो इस बॉन्ड का टूटना बहुत आसानी से हो जाता है, क्या हो जाता है, आसानी से। इसलिए तो देखो जब क्रियाशीलता की बात की जा रही है तो F2 की क्रियाशीलता मच ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि F2 की साइज बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो खिंचाव बहुत ज़्यादा है। Cl2 में इतना नहीं है, Bl2 में नहीं है, पर I2 में बिल्कुल कम है, I2 का बॉन्ड टूटता ही नहीं है। कारण क्या है भाई, देखो साइज इतनी बड़ी, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर, तो इनको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, यहाँ देखो एक फैक्टर और काम कर रहा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड की जो लेंथ है वो इधर जाने पर बढ़ रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी बंद की साइज बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो रहे हैं, तो तोड़ना आसान होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर तोड़ना इससे इससे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व का, प्रतिकर्षण का,
कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घनत्व का। यहाँ बॉन्ड लेंथ तो हाँ बेसिकली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुई है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुई है, लेकिन यहाँ प्रतिकर्षण न के बराबर है, क्योंकि साइज ही आई की साइज बहुत बड़ी होती है आई टू की, इसलिए आई टू बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज का होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन भी है। उसे कोई कहता है भाई तेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है कैसे जल्द है? अब अपने पास बहुत जगह है, सब घेर लेते हैं। और जैसे ही फ्लोरीन की बात की जाती है, फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है और एक इस पे एक एक इलेक्ट्रॉन बहुत भारी होता है। और ऐसे ही अगर तुम एक और एफ ले आओ, एक और एफ ले आओ, तो इसका एफ एफ मतलब इतना प्रतिकर्षण होता है इसमें, ये बंद टूट, ये बैठा ही टूटने को होता है। मतलब ये चाहता ही यही है कि मैं, मुझे कोई ऐसा मिले जो इलेक्ट्रॉन ले ले तो मैं तुरंत टूट जाऊं। तो एफ एफ बंद बहुत जल्दी टूटता है। इसीलिए जो अगर अपन ने में मतलब एल्केन की रिएक्शन एफ प्रकाश की उपस्थिति या ताप में F2 से करा दी, तो F2 की क्रियाशीलता इतनी ज़्यादा होती है, इसका रेडिकल इतना जल्दी बनता है, इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट काम होता है कि लगभग विस्फोट हो जाता है। इसलिए F2 को यूज ही नहीं किया जाता, नॉट यूजेबल। भाई लैब फोड़नी थोड़ी है, लैब फोड़नी थोड़ी है, लैब फोड़नी थोड़ी है ना। और आई आई टू टूटता ही नहीं है भाई, आई टू की रिएक्शन होती नहीं है, बहुत मुश्किल से, मतलब इतनी मुश्किल से होती है। एक तो बहुत मुश्किल से होगी, फिर ऊपर से जो आर आई बनेगा ना, आर आई, इसमें आर की साइज तो इतनी सी और आई की साइज इतनी बड़ी है ना, तो ये बॉन्ड वैसे ही अनस्टेबल हो जाता है, ये वैसे ही टूट जाता है। ये आई टू जो बनता है ना, आई टू ये अपचायक की तरह व्यवहार करेगा, अपचायक, इसमें से इस आई को हटा देगा, फिर ये दोबारा जो एच आई बनेगा ना, एच आई सॉरी, जैसे अपन आर आई की रिएक्शन कराई, ये सब अपन पढ़ेंगे अभी है ना। माने मतलब इसकी जो आर आई, देखो F2 की तो रिएक्शन होती नहीं है, मतलब होती है बहुत फास्ट तरीके से होती है, तो मतलब कराना ही बेकार है F2 का तो। लेकिन जो आई की बात कर लें अपन, Cl और Br की बात बाद में करेंगे, तो देखो क्रियाशीलता का क्रम तो समझ आया, F2 बहुत ज़्यादा तीव्र, फिर Cl, फिर Cl ज़्यादा होता है Br, और Br से Br इस सबसे कम होती है I2 की। I2 मतलब बहुत मंद, इसका तो अपन को समझ आएगा, विस्फोट देगा, क्या देगा, विस्फोट देगा, विस्फोट करेगा। I2 क्या करेगा भाई, तो मान लो मैंने कोई एल्केन लिया H है ना, और इसकी रिएक्शन मैंने I2 से करा दी, पहली बात तो रिएक्शन होगी बहुत स्लो, वेरी स्लो, मतलब 2-4 घंटे में हो जाए तो हो जाए भाई, और हुई, और होते ही बनेगा क्या, पहली बात तो आर आई बना, फिर बनेगा एक एच आई, ये एच आई प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल इतना प्रबल कि इसका पीके माइनस में होता है। तुम पीके की सारणी देखो, एच आई प्रबल अम्लों में से एक है, प्रबल मतलब टॉप 3 में से एक है, टॉप 3 क्या टॉप 2 पे ही है मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है कि भाई टॉप 2 पे है शायद। एच आई की एसिडिटी, एसिडिक में सबसे ज़्यादा टॉप 1 पे है, एच आई -10 होता है इसका पीके, और जिसका जितना पीके है कम उसकी, उसका मतलब उसकी पीएच उतनी ज़्यादा, जितनी पीएच कम उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा, और पीके जितना कम उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा। यानी ये H प्लस इतनी जल्दी देता है, इतनी जल्दी H प्लस देता है कि इसका H प्लस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये H प्लस इधर जाके वापस जुड़ जाएगा, ये आर एच बन जाएगा और फिर से I2 बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन वापस भी होती है भाई, क्या होती है, वापस भी होती है भाई ये रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन वापस भी होती है, समझो, मतलब कंडीशन समझो कि ये रिएक्शन भाई वापस भी होती है। अब जब ये रिएक्शन वापस हो रही है, समझो ये रिएक्शन वापस हो रही है और हो भी बहुत स्लो रही है और वापस से बन भी जल्दी रही है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, ये उत्क्रमणीय, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये। क्यों, क्योंकि ये एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, यानी ये H प्लस जोड़ता है। अब चैन क्या होता है, H प्लस का जोड़ना है, तो ये आर आई में H प्लस जोड़ेगा और इसके आई को हटा देगा, तो ये एक प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये रिएक्शन अपन को करानी है भाई, करानी है, ये रिएक्शन अपन को करानी है ना, तो पहले ऑक्सीकारक चाहिए होगा अपन को,
ऑक्सीकारक क्यों? क्योंकि ऑक्सीकारक होते हैं वो क्या करते हैं, H प्लस को हटा देते हैं। तो ऑक्सीकारक प्रबल चाहिए, जैसे HiO3, है ना, HNO3, ऐसे ऑक्सीकारक चाहिए। ये ऑक्सीकारक क्या आएंगे, इस रिएक्शन को बनाए रखने का काम करते हैं, बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखो ये अपने आयोडीन को सफल बनाने के लिए हमें इसकी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराया जाता है, जो HI को I2 से ऑक्सीकृत कर देता है। HI होता है ना, उसको I2 से ऑक्सीकृत कर देता है। HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, HI को खत्म कर देते हैं, क्योंकि HI प्रबल अपचायक है जो RI को अपचयित करके RH बना देगा। यानी H का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। मतलब अपन को करना क्या है, सीधी सी बात है, ये रिएक्शन अपन ने कराई, RH अपन को पता है I2 बनेगा, और इससे I2 से रिएक्शन करेंगे तो RI बनेगा, लेकिन बनता है इसके साथ साथ एक HI भी है, एसिड। इसलिए तो मैंने बताया तुम्हें कि हैलोजनीकरण में एसिड बनता है, और ये एसिड कितना है, बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। ये मतलब डरता ही नहीं है, ये H प्लस तुरंत देता है, और ये H प्लस इस रिएक्शन में जाके इसको तोड़ के RH बना के और इधर वापिस क्या देगा, ये I2 बना देगा। मतलब कंडीशन समझो, ये HI ही तो है जड़। लड़ाई की जड़ क्या है, HI। इस लड़ाई की जड़ को खत्म करने के लिए अपन को एक, ये क्या है, ये एक अपचायक है। क्या है, अपचायक। तो इसके सामने अपन एक क्या लाते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक लाते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक लाते हैं। अब प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है, इस HI का क्या कर देता है, वो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है HI में से I को हटा के इसे I2 में कर देगा। HI है, इसको जब HNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो ये I2 बन जाएगा, और इधर H2 गैस निकल जाएगी। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, H प्लस का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है, H प्लस का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या H प्लस हटे। इसमें से देखो H प्लस हटा तो क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण। तो किसकी उपस्थिति में होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति। और ऑक्सीकारक अपन जानते हैं ये होता है, एक होता है HiO3, इन दो को लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाए, इन दो को। तो अब समझ आया कि ये आई का क्या लपड़ा है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि अब एच की क्रियाशीलता की बात कर लेते हैं, कि जो ये, अब देखो अपन ने बात कर ली कि अभी अभी तो और भी बातें हैं भाई, अभी तो और भी बातें। अभी अपन ने Cl, अपन ने F2 का काम कर लिया, I2 का काम कर लिया, अब Cl2 का काम करते हैं। Cl2 अपन ने देखा कि Cl2 की रिएक्शन Br2 से फास्ट होती है, यानी Cl2 अपना Cl रेडिकल फास्ट देता है। देखो सीधी सी बात है, अभी अपन ने देखा ऑर्डर F2 का, फिर Cl2, फिर Br2, और फिर I2। I2 को तो ले काम में नहीं आता, बनाना ही मुश्किल है। एक तो वेरी स्लो रिएक्शन, ऊपर से ऑक्सीकारक अलग डालो बचाने के लिए, तो ये तो कोई काम का नहीं है। ये विस्फोट कर देता है भाई, ये भी बहुत फास्ट है, कोई काम का नहीं है। ये दोनों रिएक्शन कोई काम की नहीं है, लैब में काम की ये दोनों है। क्या है भाई, काम की ये दोनों है। अब देखो अपन ने पता है कि इसकी एक्टिविटी फास्ट है, इसकी रिएक्टिविटी फास्ट है, मतलब ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है भाई। ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, समझ में ये बात है ना। ये अधिक, मैं देखो हाइड्रोकार्बन में ही टाइम ले रहा हूँ, बाकी चैप्टर में टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हें वापस ये इनमें इनका ऑर्डर RA, RI, RCl, RBr, इनका ऑर्डर मुझे बताने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही समझ लो। तो देखो Cl2 की क्या है, क्रियाशीलता इसकी ज़्यादा है, यानी ये जो एल्केन होता है, एल्केन को सजने संवरने का टाइम नहीं देता। ये क्या है, एल्केन को सजने संवरने का टाइम नहीं देता है, कि भाई एल्केन तू सज ले संवर ले, इतना टाइम नहीं देता है ये कहता है आ करो रिएक्शन तुरंत ही, ये फटाफट काम करने वाला आदमी है। तो अगर अपन को कोई चीज़ मतलब अगर समझें तो क्लोरीनीकरण होता है, क्लोरीनीकरण वो अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। क्लोरीनीकरण क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। और जो ब्रोमीनीकरण होता है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, कम होती है। तो ये सजने संवरने का टाइम दे देता है एल्केन को। तो मतलब ब्रोमीनीकरण है वो चयनात्मक होता है। क्या होता है, ब्रोमोनाइजेशन, जो ब्रोमोनीकरण होता है वो अधिक क्या होता है, चयनात्मक होता है।
चयनात्मक, यानी ये एल्केन को चुन चुन के काम कराता है। एल्केन पे धीरे धीरे आराम से चुन चुन के, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे क्या होता है, चुन चुन के काम कराता है ना। ये अधिक चयनात्मक और कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील यानी प्रोमोनाइजेशन धीरे होगा और अधिक अधिक मतलब एफिशिएंसी देगा। चयनात्मक काम अच्छा करेगा। कैसे, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। अपन जानते हैं कि एल्केन होता है, एल्केन एल्केन जब टूटेगा है ना, तो ये क्या बनाएगा, रेडिकल। क्या बनाएगा, रेडिकल, है ना। अभी तुमने ये बात है तुम्हें समझ आ गई। अभी एक और बात देखो, एच की क्रियाशीलता और देख लो कि जो एल्किल समूह होता है इसमें जो एच होता है, ये भी तो, इसका भी तो समांश विदलन हो रहा था। ये जितनी जल्दी टूटेगा, ये जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी अपन को आर रेडिकल मिलेगा। सीधी बात है। तो इस जितनी जल्दी ये H प्लस टूटता है उतनी जल्दी क्या होता है, रेडिकल। तो अब देखो आर और H टूट के क्या बना रहे हैं, आर रेडिकल प्लस H रेडिकल। तो ये रेडिकल बना, क्या बना, रेडिकल। जो ये कार्बन रेडिकल है, क्योंकि आर रेडिकल होता है, ये क्या होता है, कार्बन रेडिकल। तो कार्बन मुक्त मूलक बना। ये कार्बन मुक्त मूलक जितना अधिक स्थायी होगा उतना जल्दी ये बॉन्ड टूटता है। सीधी बात है। और कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व अपन पढ़ चुके हैं। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, एक बार भी नहीं समझ आ रहा है तो एक बार जाओ और जाके पढ़ो कि कार्बन मुक्त मूलक स्थायी होता कब है। ये अपन पढ़ चुके हैं। कार्बन मुक्त मूलक का नहीं पढ़ना तो इसका पढ़ लो, कार्बो कैटायन का पढ़ लो, क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं। कार्बो कैटायन का वो देख लो क्या स्थायित्व। तो जैसे ही तुम्हें कार्बोकैटायन का स्थायित्व समझ आएगा तो तुम्हें मैं बता देता हूँ सीधी सी बात, कौन सा कार्बोकैटायन यानी कार्बन रेडिकल कौन सा अधिक स्थायी होता है। तो देखो, सबसे पहले देखो एरोमेटिक रेडिकल। देखो सीधी बात है, एरोमेटिसिटी तो होती नहीं है रेडिकल में। रेडिकल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जहाँ आ जाए वहाँ एरोमेटिसिटी नहीं होती। तो मुक्त मूलक में कभी भी एरोमेटिसिटी नहीं होती। तो ये तो तो सबसे पहले रेजोनेंस देख लो। अगर किसी कोई रेडिकल में रेजोनेंस ज़्यादा है तो वो अधिक स्थायी होगा, कार्बन रेडिकल। फिर उसके बाद देख लो अल्फा एच, ये तो नॉर्मल है अपना। अल्फा एच देख लो, है ना। सीधी बात है, अल्फा एच की काउंटिंग कर लो। देखो रेजोनेंस दो में ही होता है। किस में होता है, दो में। एक तो होता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक है ना, और एक होता है एलिलिक। देखो बेंजाइलिक क्या होता है कि ये एक बेंजीन हुई और इससे CH2 और ये बेंजाइलिक रेडिकल हो गया ये, है ना। और ये होगा एलिलिक रेडिकल। क्या होता है, एलिल CH2 CH और CH2 रेडिकल, ये दो रेडिकल होते हैं। देखो इसमें तो है, इसमें क्या है, रेजोनेंस, है ना। इसमें भी रेजोनेंस, और बाकी तो 3rd डिग्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री। अब देखो बात किस कर रहे हैं, इसमें से जो ये CH3 था, CH इसमें S था, ये निकलते ही इसमें H निकला। तो ये H कहाँ से निकला, बेंजाइलिक, बेंजाइल से नहीं निकलेगा, ये बेंजाइल समूह है। बेंजाइल समूह होता है ना, इस बेंजाइल समूह से निकला है। इसमें जो एलिल ये H निकला है, ये यहाँ से लिखा है एलाइलिक H निकला है, एलाइलिक H निकला है। तो जहाँ से ये निकल रहा है H, उसको कहते हैं एलाइलिक H, है ना। जहाँ से निकल रहा है ना उसमें। तो अब देखो मेरी बात समझो, ये बेंजीन वाला रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ज़्यादा। तो जो ये बेंजाइलिक रेडिकल होता है, बेंजाइलिक रेडिकल ये ज़्यादा स्टेबल होता है ना। अरे यार तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा, मैं तुम्हें इसे कल समझाऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।